रोजगार मेले की पोस्ट आपने सोशल मीडिया में अपलोड की, 1 लाख आवेदन आपके अनुसार आए, कैसे मैनेज करेंगे? अभी आपको क्या राजनीतिक प्लान है क्या? बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं? अखिलेश यादव से मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं, कुछ नहीं संभल कर रहिएगा, अगर अखिलेश यादव से मिल रहे हैं तो योगी जी नाराज न हो जाए। अक्टूबर 2025 में प्रतापगढ़ के कुंडा के परानुपुर में एक राम कथा हुई, जिसे राजन जी महाराज ने कहा। इस राम कथा के साथ साथ इसके आयोजक की चर्चा देश के साथ विदेश में भी हुई। इस कथा के आयोजक थे आनंद पांडे जी। आनंद पांडे जी इस समय चर्चा में हैं, और चर्चा का कारण है कि युवाओं के लिए रोजगार मेला का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां आज सरकारें युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही हैं। ऐसे समय में आनंद पांडे युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है आनंद पांडे जी। आनंद जी, स्वागत है आपका। फिर से आपने एक बार अवसर दिया हमें। अक्टूबर 2025 के पहले तक आपको आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके मित्र या कारोबारी से संबंधित लोग ही जानते थे, लेकिन राम कथा के बाद जिस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, अक्टूबर 2025 के पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? कथा के पहले जब कोई आता था, यही गांव की बात कर रहा हूं, तो मेरे गांव वाले ही नहीं पहचानते थे, बोलते आनंद पांडे कौन है। और कथा के बाद ऐसा हुआ है कि आप चाहे मुंबई में रहें और कहीं भी रहें, आप बस परानुपुर कुंडा नाम ले लीजिए, आनंद पांडे नाम लीजिए, तो यहाँ घर तक का एड्रेस सबको पता हो चुका है। जी। हमने पहली बार जब आपका इंटरव्यू लिया तो लोग, आप समझिए कि कई राज्यों के लोग हमसे संपर्क किए कमेंट के माध्यम से कि भैया अपना नंबर दीजिए और आनंद पांडे जी का दीजिए, हम एक बार बातचीत करना चाहते हैं। कई बार तो विदेश से भी कॉल आया, मेरे पास मैसेज आया। तो किस तरह से देखते हैं? ये सब राघव सरकार की कृपा है, और बहुत से फोन भी आते रहते हैं, दिन में, रात में। कभी कभी 2 बजे रात को फोन आ जाता है कि भैया आपकी याद आ रही थी, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अब 2 बजे रात को कौन सा आशीर्वाद देंगे? बोलो चलो ठीक है। और उसके साथ साथ कहीं भी जाता हूँ जो अपार स्नेह प्रेम भाव मिलता है, क्योंकि भैया मैं ना तो विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना एक्टर हूँ, ना सिंगर हूँ। लोग मिलते हैं केवल भाव से ही मिलते हैं, या ना तो मैं उनको कुछ देने वाला हूँ। 2-2, 3-3 घंटा इंतजार करते हैं, 4-4 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और मिलने के बाद का जो उनका भाव रहता है वो अद्भुत रहता है, आंख में आंसू और इतना करुणा भरा रहता है कि जब मिलते हैं, जब छूते हैं, तो कोई कोई तो बोलता है कि भगवान राम को स्वयं देख लिया है, जो कि मैं तो उनका दास हूँ। और लेकिन उनका जो भाव रहता है वो कोई भी कथाओं में, जैसे अब कथा होने के बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई कि अमूमन अयोध्या जी से बहुत फोन आते हैं, सुल्तानपुर से, रायबरेली से, अमेठी, जामू, कौशाम्बी, प्रयागराज, लखनऊ। अब यहाँ तो दूसरे राज्यों से भी आते हैं कि अगर कथा हो रही है तो आनंद पांडे को आप बुलाइए यहाँ पे। जी, अच्छा लगता है। ये सब हमारे राघव सरकार की देन है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। कथा के दौरान हम आए थे यहाँ पर सुबह लगभग 10 बजे। हमने एक बात देखी, राजन महाराज जी यहीं पर बैठे थे और उनको लोग सुन रहे थे, आप बाहर थे। आपसे जो उम्र में ज्यादा थे, लेकिन जब लोग आपसे मिल रहे थे सीधा आपको प्रणाम कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि राजन महाराज की राम कथा हमेशा कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन जिस हिसाब से सम्मान आपको मिला, अब ये समझ लीजिए कि जैसे आपने बोला कि हमारे बुजुर्ग जो थे पिता तुल्य थे, काफी ज्यादा, 70-75 साल, 65 साल की उम्र वाले की बात कर रहा हूँ। अब पैर छूते थे, अब पैर छूते मतलब मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ, समझो 20 कदम आगे चला गया हूँ, उसके बावजूद वो मिट्टी को प्रणाम करते थे सर से। तो कुछ चीजें जो वीडियो में आती थी, लोग बहुत ट्रोल करते थे कि अब आनंद पांडे 70 साल के बुजुर्ग से पैर करवा रहे हैं। मैंने बहुत मना किया सबको कि आप पैर मत छूइए, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पिता भी बाबा तुल्य हैं, हमारे पिताजी के तुल्य हैं आप। तो लोग मानते ही नहीं थे। उसके साथ साथ तो हमने क्या किया कि जो हमारी मीडिया टीम थी, जो वीडियो निकालते थे, उनको मना किया कि ये चीज आप कट कीजिए। उसके साथ साथ जब मैं कथा स्थल पे जाता था और जब लोगों से मिलने जाता था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, माताएं अपना आंचल बिछा देती थी वहां पे कि पैर यहाँ से होके जाएगा। और जहां मैं खड़ा हो जाता था, केवल पैर पकड़ के, उनकी आंख में आंसू रहता था। बहुत इस कथा में देखने को ये मिला कि जैसे रामायण जब पहली बार टीवी पर आई
क्योंकि हम बहुत छोटे थे, आप विश्वास करिए कि संडे के दिन जब रामायण 8 बजे या 9 बजे आती थी तो आप समझिए कि गांव सूना हो जाता था। जिसके यहाँ टीवी होती थी लोग भीड़ लगाते थे, तो स्थिति कुछ ऐसी ही देखने को मिली। अभी स्थिति से याद आ रही है, अभी मैं सुल्तानपुर गया था 15 दिन पहले, तो 150 महिलाएं थी, माताएं बहनें थी हमारी। अब काफी देर से इंतजार कर रही थी, लगभग 2-3 घंटे से। और जब मैं जाता हूँ तो एक ही देखते ही आनंद जी गहनवा दे दिया, आनंद जी खजनवा दे दिया, तो मैं हंसने लगा। और सब मिल के वही चीज बात करना, बोलना, लोगों में भावुकता था कि आपने जो कर दिया अद्भुत। हमने बोला कि हमने नहीं किया, हमारे क्षेत्रवासी हनुमान जी महाराज सभी सबका था उसमें एक आनंद। मैं करता तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी सोच से अकल्पनीय था। मेरे ही नहीं, अब कोई भी करता है, कोई भी तो इतना हो ही नहीं सकता, अकल्पनीय है। आपने जैसे रामायण के नाम लिया, अब हमारे में जैसे मैं मीडियम डालता था, सबसे बड़ी एक चर्चा गूगल से आई थी कि उत्तर प्रदेश में ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी सबसे बड़ी चर्चा ये जी राम कथा की प्राण। हमने जितनी भी वीडियो यहाँ आपके राम कथा की डाली सब मिलियन में व्यूज गई हैं। और एक जब राजन जी महाराज मंच पर गा रहे थे कि राजा जी खजनवा दे दिया, तो आप और आपकी पत्नी दे भी रहे थे, इसकी भी बहुत चर्चा रही। माता जी थी वहां पे, पत्नी भी शायद थी। हाँ, और ये देखिए, ये था कि भाव था एक कि हमारे राघव सरकार हमारे परानुपुर में जन्म ले रहे हैं, ये तक हम क्या क्या लुटा दे इसी। लोगों ने उसको थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ बोला, कुछ लोगों ने बोला दिखावापन। दिखावापन उसको नहीं बोल सकते, कि हमारा भाव था कि हमने अपने भाव से जिस समय हमने वही चीज किया जिस समय राजा दशरथ ने भगवान के जन्म लेने के बाद पे किया था, अवतार पे किया था, वही चीज हमने यहाँ पे किया था, कोशिश किया था। वैसे तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश की हम। अच्छा, जिस तरह से समाज आपको सम्मान दे रहा है, तो क्या इस सम्मान को बरकरार रख पाएंगे आनंद पांडे जी? जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आप भी आए दिन मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से देखते होंगे कि अब मुंबई में कम रहना होता है, यहाँ ज्यादा रहना होता है। अभी मुंबई में जाने के पहले आने का टिकट यहाँ का हो जाता है, महीने के 10 से 12 दिन तो यहीं पे हो जा रहे हैं। इस राम कथा के बाद जब आप चर्चा में आए, आप समाज में कई गरीब परिवारों की आपने मदद की है, बहन बेटियों की मदद की है, शादी में सहयोग किया है। ऐसे में ऐसे में लोगों की उम्मीद भी बढ़ रही है, और ये जानकारियां आप तक कैसे पहुंचती हैं और किस तरह से आप मदद कर पाते हैं? अभी कुछ जैसे कि कुछ लोग फोन कर देते हैं, जो लोकल के लोग रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, घर पे आ जाते हैं। दिन में 2-4 लोग घर पे आ जाते हैं, 10-20 फोन आते रहते हैं, कुछ आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे होने वाला है, कुछ ट्रस्ट के माध्यम से कि बच्चे के पिताजी नहीं है, माता जी नहीं है, इनका शादी करवाना है। तो उसमें से जितने भी आप देखते होंगे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, तो 1% आता है उसमें। 99% तो विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट लाइमलाइट रहता है। अब बोलना नहीं चाहिए, बता रहा हूं कि शादी का सीजन आते ही हमारा घर, फ्रिज, टीवी, जो सामान होते हैं, ये पूरा भरा रहता है। 10-5 लाख का सामान मैं ला के रख देता हूँ। जो जैसे आते जाते हैं उनको हिसाब से दिया जाता है, कोई जो जिस जैसे भाव से आया, जो मेरे ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है, उस हिसाब से मैं करता हूँ। अभी एक चर्चा बहुत सोशल मीडिया में खूब रही, आपने एक साथ 100 डंपर उठाया। सच क्या है? सच ये 100 डंपर नहीं था, वो 20 थे, 20 गाड़ियां थी। उसमें एक है, मीडिया वाले हैं, उसमें ज्यादा लिख दिया। उसमें मीडिया तो है, जानते ही कैसे क्या करते रहते हैं लोग। अच्छा, आपके नाम से इस समय व्यूज भी खूब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आनंद पांडे जी बेवजह जो है निशाने पर किसी के आ जाएं? नहीं, अब दिक्कत तो आ ही रही है, यहाँ पे ना सही तो वहां पे आ रही है। वहां शासन प्रशासन वाले लगे हुए, जो इनकम टैक्स, जीएसटी वाले हैं कि यहाँ से इतना कैसे ईडी ने परेशान कर दे। सब लगे हुए रहते हैं, लेकिन क्या है, सारी हर चीज हम लोग फेड करते रहते हैं। आनंद पांडे जी, कोई कहता है कि किसी ने आपको गोद ले लिया है, कोई कहता है कहीं से खजाना मिल गया अचानक, इतना रातों रात कहाँ से संपत्ति आई। तो आज आप सामने हैं, आप बताएं कि स्रोत क्या है? मेरा एक व्यवसाय है, मुंबई में छोटा सा व्यवसाय है,
जिसमें उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बोलते हैं। इंफ्रा वर्क में आता है आपका रेलवे का काम आ गया, हाईवे का काम आ गया, एयरपोर्ट का काम आ गया, मेट्रो वर्क आ गया, ब्रिजेस के काम आ गए। उसमें एक्सकेवेशन का काम होता है, जैसे आपके यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, अभी जमीन तो बराबर है नहीं, घर भी है, बहुत सी चीजें, तो उसको सब खाली करा के एकदम अच्छी मिट्टी ला के, उसमें जो खराब मिट्टी, जो एयरपोर्ट लायक मिट्टी रहती है, ठोस मिट्टी है, उनको डालना, उसके बाद एग्रीगेट डालना, वो चीज को हम बराबर कर लेवल करके देते हैं वहां पे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट सप्लाई करते हैं। यही हमारा काम है मुंबई में। राम कथा के पहले और राम कथा के दौरान और आज भी कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जिन्हें आप हमारे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि हम उनको पिता तुल्य मानते हैं बार बार, लेकिन पत्रकार आपसे केवल एक ही सवाल ज्यादा पूछते हैं, उनके सामने आपको उनका प्रतिद्वंदी बनाते हैं, और साथ ही साथ चुनाव की चर्चा भी होती है सोशल मीडिया में कि आनंद पांडे राजा भैया को चुनौती देंगे, जबकि आप बार बार इनकार करते हैं। तो क्या ये सवाल आपको परेशान नहीं करता? बहुत परेशान करता है, मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को भी, जो कि माता जी वगैरह तो यहाँ तक बोल दिया अब किसी को इंटरव्यू नहीं देना है, किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि राजा भैया हमारे यहाँ के राजा हैं और विधायक भी हैं। अब कैसे लोगों की सोच है, मानसिकता है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा करते, वो टीआरपी के लिए करते हैं। और बाकी का जो है देखने के बाद समाज जो बोलते हैं कौवा कान ले गया, कान को नहीं देखते हैं, वो पहले कौवा को ढूंढ ले निकल जाते हैं। तो वही हाल है, पहले वो पूरा चीज नहीं देखेंगे, उसमें वो देख के बस हो गया, बस हो गया। कुछ सोचने वाली बात। सोशल मीडिया में जब इस तरह की चर्चा सुनते हैं, देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये वाली चर्चा तो खराब लगता है, थोड़ा सा एक मन में अशांति होती है, क्योंकि आप अभी आप किसी के प्रति आपका आस्था है, अच्छा है, अब उसी को बार बार उसी को चीजों पे आप मारोगे तो सामने वाले को भी ये लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। अभी हाल फिलहाल में आपसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपने भी वही जवाब दिया जो आपका शुरुआत से रहा है। तो कैसे लेते हैं इन सवालों को आप? अब वो भाई साहब ऐसे पूछ रहे थे कि ये समाज में, क्षेत्र में जो चर्चाएं चल रही हैं कि आप इनसे मिले हैं, आप आने वाले हैं, तो हमने बोला ये सब काल्पनिक है, कोई मानसिकता का, छोटी छोटी मानसिकता वाले लोग करते रहते हैं। तो बोले नहीं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं बोला अब क्या बोल सकते हैं, मैं तो जहां तक है मैं तो 300 बार बोल चुका, अब तो थक गया हूँ बोलते बोलते कि अब क्या बोले, उसको समझने वाला ही नहीं। जिस तरह से सोशल मीडिया में चर्चा है कि एक तरफ आप पिता तुल्य मान रहे हैं राजा भैया को, और इस तरह की बराबर चर्चाएं हैं, तो एक मतभेद होने का। जी लेकिन देखिए, क्योंकि आप सफाई देते रहेंगे लेकिन सवाल उठते हैं और उठ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे राजा भैया पे पूर्णतः भरोसा है कि बहुत सुलझे हुए हैं। जिस तरह से आपको पॉपुलैरिटी मिली, सामाजिक कार्य में भी जो है आप जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या भविष्य में चुनाव लड़ने का इरादा है? और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? फिलहाल अभी तो नहीं है। अब राघव सरकार जैसा जो करवाएं, कहीं उनकी कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, तो जब जन सेवा की बात आएगी तो कहीं ना कहीं से देख लिया जाएगा, जहां से बोलेंगे। अच्छा, विधानसभा कौन सी चुनेंगे? कहीं भी देख लेंगे, फिलहाल देखते हैं जहां से होगा इच्छा। कुंडा भी अगर मान लीजिए ऑफर मिला वो तो हमारा पहले से ही है, फिलहाल भविष्य में तय होगा, फिलहाल कोई इच्छा है नहीं। और अभी तो बहुत से कार्य करने हैं, अभी ज्यादा एज भी नहीं है, बिजनेस भी है वहां पे चल रहा है, जो कि मैं ही संभालता रहता हूँ, और यहाँ पे भी आना जाना है, लगा रहता है, और भी कथाएं करानी है, समाज में और भी सेवा देना है। जैसे आपने बोला रोजगार वाला है, ये चल रहा है, उसके साथ साथ और भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, राम कथा के बाद राम जी ने आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा। मैं कभी कभी बोलता भी हूँ हनुमान जी महाराज से कि आपन तेज संभारो, आप कि हमारे बस की बात नहीं है जो आप करवा रहे हैं मुझसे। कि अभी अयोध्या जी से फोन आ जाता, फोन ऐसे नहीं आता, लोग रोने लगते हैं कि आपको आना है, पोस्टर लगा देते हैं। अब ये समझिए कि मैं अयोध्या जी गया था, चाय पी रहा हूं तो चाय वाला पैसा नहीं ले रहे हैं, लोग वहां पेन देने वाले, जो मूर्ति देने वाले, वो पैसा नहीं ले रहे हैं। सब बोलते, सब एक एक बच्चा वहां पे जानता है, सुल्तानपुर जाइए वहां पे लोग जानते। तो
जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। उस जिम्मेदारियों, जैसे आपने बोला कि इसको संजो के रखना एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप तो पूरा देश भ्रमण कर रहे हैं, आपने देखा होगा पॉपुलैरिटी कभी कभी किसी को मिल जाती है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को संभाल पाना आसान नहीं होता। लोग जितनी तेजी से वायरल होते हैं उतनी तेजी से खो जाते हैं। फिलहाल तो कोशिश यही है, अभी तो हो गया 5-6 महीने हो गए, अभी तो चल ही रहा है। और युवाओं को लेकर आप रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, तो ये किस तरह से जो रोजगार मिलेगा युवाओं को, और जब आपने सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों की तरफ से क्या देखने को मिला? पहले मैंने ये प्लान किया था, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ बेरोजगारी बहुत है। आज के समय में हमारे यहाँ के नेता जो हैं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बता रहा हूँ, कोई पार्टिकुलर एक जगह नहीं बता, कि जैसे करते क्या है। जैसे तो चुनाव जीत के गए, चुनाव जीत के जाने के बाद पहले दिखेंगे नहीं, और जब 3-4 साल हो गया दिखेंगे, तो जनता हमारी इतनी भोली है, वो बोलती है कि नहीं देखे तो थे, आते तो थे। अब चलो आते थे तो अब शादी में आए, कुछ हरनी मरनी में आ गए, कुछ हुआ तो उसमें आ गए, चलो उसमें भी आए। खुश हुए तो एक लाइट दे दिए, बहुत खुशी है तो नलका दे दिए, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। भाई बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत जरूरत सांसद विधायक हो या ना हो, वो आना ही आना है, कि वहां से जब पास होता है वो आना ही आना। इसके सिवा हमारी जनता ने, हमारे जो हम लोग वोटर हैं, हमने देखा ही नहीं इसके सिवा होता क्या है। किसी ने, एक नेता ने नाम दिया था, एक वोट एक नोट, मैं नाम नहीं लूंगा किसने दिया था, एक वोट एक नोट। तो हमने बोला कि यार ये चीज जब है तो हमको भी ये बोलना चाहिए, जो हमारे लोग आते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, वोट मांगने, हमको बोलना चाहिए कि एक रोजगार एक वोट। जब ये चीज हो जाएगा तो हम लोग खुद ही, जब जैसे आज चल रहा है 5 किलो गेहूं, 5 किलो राशन क्या दे रहे हैं आप, विकलांग बना रहे हैं, सब एक रोजगार दीजिए ना घर पे, देश की आर्थिक स्थिति में सहयोग आएगा। हम उसको टैक्स भरेंगे, हमको 5 किलो गेहूं देने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं, एकेडमी बनवाइए, आप एकेडमी नहीं बनवा पा रहे हैं। हमारे बच्चे, यहाँ के गांवों के बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर जाके पुलिस की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग नहीं, अब दौड़ने से तो कोई सिलेक्ट हो नहीं जाए, उसके लिए फिजिकल होता है, रिटेन एग्जाम होते हैं, तो उसकी तैयारी यहाँ स्टार्ट से करवाइए, वो सब चीजें नहीं है। तो हमने एक स्टार्ट से मैंने सोचा कि इस पे करना क्या, क्योंकि अब कथा तो हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, तो अब अपने लोगों को जो बहुत से फोन आते रहते हैं, तो हमने बोला कि चलो एक ऐसा करते हैं कि रोजगार मेला टाइप में करते हैं, जिसमें 100-200 लोग, 300 लोगों को करेंगे ऐसे। तो हमने एक पोस्ट डाला, पहले पूरा मैप बनाया, नॉर्मल मैप बनाया हुआ था, एक पोस्ट डाला अपने ऑफिशियल आईडी से। अब ये समझिए 7-8 घंटे के अंदर मिलियन व्यू चला जाता है, कमेंट पे कमेंट, शेयर पे शेयर। अब 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा आवेदन आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं, भैया हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब इतना होने के बाद मैं डर गया मैं बोला कि अब इतना संभालना कैसे है। पहले तो मुझे ये था कि कोई रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, प्रतिक्रियाएं समाज की क्या होंगी, कैसी होंगी, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो एलाइव टीम का भी फोन आ गया कि ये आप कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो हमने बोला तो ठीक है। तो ये अप्रैल में था पहले, कि हम ये अप्रैल के मिड में या तो लास्ट में करेंगे, लेकिन अब इसके लिए हमको और चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बहुत टीम बनानी पड़ेगी, टीम वर्क करनी पड़ेगी। उसके बाद ये हमने जाके मई मंथ में किया है, और ये होने वाला है, और होने के बाद एक निरंतर चलता रहेगा। किस तरह की कंपनियां आएंगी और किस तरह के रोजगार मिलेंगे? इसमें 30+ कंपनियां हैं। हमने अभी स्टार्टिंग में ये रखा हुआ है कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, यहीं तक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जिसमें है एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर के हो गए, हेल्थ सेक्टर के हो गए, इंफ्रा वर्क हो गए, जो ये योग्यता के अनुसार, शैक्षिक योग्यता के अनुसार, जब कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, उसके शैक्षिक योग्यता के अनुसार, कोई आईटीआई किया हुआ उसके अनुसार, कोई अच्छा कार्य किया उसके अनुसार। इसके साथ, इसके बाद जो लाने वाला हूँ, पढ़ाई के साथ भी लाना हो आपको, फिर उसमें क्या प्लेसमेंट हो, आप वहां पे जाके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद 5-6 महीने वो कोर्स करेंगे, वो निःशुल्क रहेगा। कोर्स करने के बाद फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट वहीं से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अभी क्या है
अभी उनके योग्यता के अनुसार, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, पीएचडी करने वाले को आवेदन आया हुआ है। ये सिचुएशन है अपने। रोजगार मेले की पोस्ट आपने सोशल मीडिया में अपलोड की, 1 लाख आवेदन आपके अनुसार आए, कैसे मैनेज करेंगे? वही चीज, उसी में बैकफुट पे आ गया। मैं बोला कि क्योंकि बोलना और करना दोनों में, क्योंकि हमारा जो था, हम लोग जो टीम थे कि हम लोग ऐसा कि 5,000 4,000 2,000 3,000 आदमी आएंगे, वो भी आए कि ना आए ये मन में था, क्योंकि अभी कौन कहाँ कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद जब हमने ये देखा कि इतने ज्यादा हो गए, पूरी टीम हमारी बैकफुट पे आ गई। अब फिर उसके हिसाब से अब हमको जाके डीएम सब से परमिशन लेना, प्रशासन जो भी जितनी भी चीजें होती हैं, अब ये एक दिन ना करके 3-4 दिन का राउंड पे करेंगे हम लोग। पहले एक दिन का प्रोग्राम, तब 3-4 राउंड पे करेंगे, 3-4 दिन तक चले गए। राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए रोजगार की बात करती हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सरकारी जो नौकरी है वो समाप्त की जा रही है और एजेंसी के थ्रू अब नियुक्ति की जा रही है। एजेंसियों को सरकार 15 से 20 हजार वेतन देती है एक व्यक्ति का, पर व्यक्ति, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है उसको 8 से 9 हजार मिलते हैं और परमानेंट नहीं मिल पाते। ऐसे में आप रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप तो पूरी पार्टी की पार्टी बदलना चाहते हैं क्या? एक पहल है, अभी हम बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समस्याएं चैलेंजेस बहुत हैं इसमें। जितने सरलता से हमने बोल दिया उतने सरलता से होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं भैया इसमें। हम कंपनियां बाहर ले रहे हैं, फ्री में नहीं आएंगे, उसका खर्चा मुझे करना पड़ेगा और खर्चा लाखों में जाता है। अब कोई कंपनी आई, आपके यहाँ से 20 लड़के उठा लिए, उन्होंने हायर कर लिए, अब 20 में वहां 10 जा रहे हैं, 10 के लिए कंपनी फिर से मेरे ऊपर करेगी कि आपको मैं वहां पे देखिए आपने क्या किया। अब ये हो गया कंपनी की तरफ से। अब बच्चे हमारे समझो कहीं 20 जा रहे हैं, अब बच्चों के साथ में यहाँ बोल के गया कि 25,000 30,000 15,000 ये देंगे, अब वहां जाने के बाद दूसरा रवैया हो गया। तो यहाँ भी समस्याएं वही हैं। तो हमको दोनों तरफ से बहुत स्मूथली संभालना है। संभालने के बाद इसीलिए हमने इसको एक बेसिक तरीके से पहले स्टार्ट किया है, फिर इस पे एडवांस में हम बात करेंगे और बहुत अच्छा जाएगा। आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत अच्छा जाएगा। जिस तरह की आपकी सोच है, अगर जमीन पर ये उतर गई तो आप तो सच पूछा जाए कि राजनीति में जब आप कदम रखेंगे तो अच्छी अच्छी पार्टियों को धूल चटा देंगे। अभी आपको क्या राजनीतिक प्लान है, क्या बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां अपनों की सेवा के लिए आ जाएगा तो हम उससे पीछे भी नहीं। सामाजिक रूप से जिस तरह से आप सक्रिय हैं, समाज का योगदान कर रहे हैं, युवाओं का जिस तरह से आपने युवाओं के लिए सोचा, क्योंकि जो सरकार जो पार्टियां वादा करती हैं आम जनता से और उनके भरोसे और उनका वोट लेती हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंचती हैं तो सच पूछिए तो उनके अंदर अहंकार आ जाता है, अपने वादे से मुकर जाते हैं। जैसे मोदी जी आए 14 में, महंगाई जाएगी, रोजगार खुशहाली आएगी, रोजगार मिलेगा, 1 करोड़ से ज्यादा वो रोजगार का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज 5 किलो राशन पर लोग जीवित हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे इतना रोजगार है, मैं नहीं बोलता हूँ सरकारी संस्थाओं में एक लिमिटेड रहता है, हमको वहां पे क्यों जाने का। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं, हम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लेके आए प्राइवेट ही। क्योंकि मैं देखता हूँ जो बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया 10,000 की भी नौकरी मिल जाए बड़ी बात है, 12,000 की भी बड़ी नौकरी मिल जाए बड़ी बात। मैं मुंबई में रहता हूँ, वहां पे काम करने वाले मिल ही नहीं रहे हैं। लोग बोलते हैं बेरोजगारी, मुझे समझ में नहीं बेरोजगारी है कहाँ पे। उनको सही डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है, सही जगह उनको मिल नहीं पा रहा है। उस सही जगह जब उनके पास लेके आऊंगा, पहले नहीं करेंगे वो लोग, मुझे भी पता है चीज, पहले मुझे नाकामी मिलने वाली, लेकिन उसमें से मैं बोलता हूँ 10 बच्चे अगर जाएंगे महीना भर काम करेंगे तो 10 बच्चे जब आके घर पे बताएंगे तो 100 बच्चे फिर भागेंगे, 100 भागेंगे तो 1000। और मेरा ये एक प्रण है कि हर घर में रोजगार। और कभी भी नाम के पीछे वाला, मैं सबको मैं बोलता हूँ नाम के पीछे मत बताना मुझे कि शुक्ला हो, शर्मा हो, मोहम्मदियन हो, क्या हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपना नाम बताइए, बस उतना ही मुझे उसको चाहिए, बस कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। और जितने भी आज बहुत बड़े ठेकेदार हैं, मुसलमान के ठेकेदार नेता बैठे हुए हैं, SC ST के ठेकेदार नेता बैठे हुए हैं, ब्राह्मण के तो है ही नहीं, छत्री के ठेकेदार बैठे हुए हैं, बहुत से सब के निषाद राज के ये हैं। अब उनके जितने भी ठेकेदार बैठे हुए, नेता बैठे हुए, उनके पास एक उनकी ही जाति का बच्चा लेके जाइए कि एक इनकी नौकरी जॉब दिला दीजिए, बस
मुझे आपका नलका और ये लाइट नहीं चाहिए। देखो दिला पाते हैं, बस वो केवल एक ही कार्य करते हैं कि विष फैलाते हैं, रोजगार से कोई लेना देना उनको नहीं। जी। जैसे सामाजिक रूप से आप सक्रिय हैं और इधर आपका खुद का व्यवसाय है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए अभी व्यवसाय में हमारे यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं और सब लेबर वर्क ही रहता है उसमें। हमको केवल पैसे के मैनेजमेंट का इधर उधर या कुछ पार्टियों से बात करनी रहती है, लेकिन डिस्टरबेंस होता है। कथा के बाद से थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, क्योंकि करो या ना करो आप जाके टेबल पे बैठोगे तो एक दूसरा वो रहता है। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन ये भी तो समस्या ही है। यहाँ ये वाला ज्यादा जटिल समस्या दिख रहा है, वो तो ठीक है चल जाएगा। प्रतापगढ़ में एक बेटी की शादी में क्योंकि परिवार बहुत आर्थिक रूप से कमजोर रहा, तो हमने देखा कि आपने उनकी मदद की। इस तरह से कितने लोगों की अभी तक आप मदद कर चुके हैं? ये निरंतर चल ही रहा है, जब से मैं वही 7-8 हजार रुपए जब से कमाने लगा था तब से ही चल रहा है। अच्छा, तब से चल तब रहा से है। चल रहा है। 1000 रुपए, 500, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए देता था, लेकिन मैं देता था, अच्छा लगता है। और उसमें तो आप लोगों को केवल समाज के माध्यम के थ्रू केवल 1% पता चलता है। उसमें भी बहुत से लोग बोलते हैं दिखावापन कर रहे हैं। तो शायद अभी भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हो, क्योंकि अब दूसरा सीजन आ रहा है शादी का, वो वाला सीजन चला गया, फिर से वो पूरा एसी फ्रिज से लेके सब कुछ पूरा 2, 4, 5, 10 लाख का सामान में भर देता हूँ। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि लोग कमेंट करते हैं कि दिखावापन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो नेता जनता जिन्हें चुनकर लोकसभा विधानसभा भेजती है, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि एक ही फल को कई लोग देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। आप समाज ने आपको कुछ नहीं दिया, आप समाज को दे रहे हैं, समाज को आप दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जो अपनी संपत्ति से कुछ लोगों की मदद कर रहा है, और दूसरी बात, जब पॉपुलर कोई व्यक्ति हो जाता है, लोगों की मदद करने जाएगा, तो किसी न किसी मोबाइल के कैमरे में कैद होगा। कोई खुशी से उसको करेगा कि आनंद पांडे ने इनकी आर्थिक सहायता की, क्योंकि जो बुलाएगा आपको, जिसने बताया, जरूर वो चाहेगा कि मैंने प्रयास किया और मेरा प्रयास सफल रहा, एक गरीब का कल्याण हुआ, तो वो चाहेगा कि थोड़ा सा इसको सोशल मीडिया में, तो लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो इसका बहुत पुरजोर से समर्थन करता हूँ भैया, कि समझो आनंद पांडे किसी को सहायता कर रहे हैं, तो आनंद पांडे कर रहे हैं तो मुझे भी तो आनंद पांडे बनना चाहिए। भले हम 1 लाख रुपए नहीं तो 1000 रुपए तो करें, 500 रुपए, 100 रुपए तो करें, आप 50 कर दो, 50 कर, 10 कर दो, भावना तो रखो। भावना तो दिखाओ। जब भावना होगी, मैं कितने लोग मिलते हैं, मैं 2012 से भैया आज तक मुझे बुखार नहीं आया है। 20-20 घंटे में कथा में करता था, आप भी देख रहे होंगे, एकदम आँख के नीचे काला बड़ा, नींद ही नहीं आती थी। जो बोलते हैं लोग चश्मा लगाए रहते, चश्मा उसी लगाया रहता था कि नींद ही नहीं आती थी, भागते दौड़ते ये करते करते। लेकिन एक ये था कि हमको करना है, हमको करना है जी। अच्छा, कैसा लगता है जब निगेटिव कमेंट आते हैं? निगेटिव कमेंट मैं तो क्या बताऊं, कोई नहीं करता, केवल ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं करता निगेटिव कमेंट। आप पूरा उठा के देख लीजिए, केवल ब्राह्मण, उसमें मिश्रा, पांडे, शुक्ला, यही लोग निगेटिव कमेंट करते हैं। अच्छा, क्या तुलना होती है? कई कमेंट तो हमने देखे कि लोग आपसे, राजा भैया से जैसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, उस पर बड़े गलत तरीके से कमेंट किए जाते हैं, करते हैं कि अब मुझे नहीं समझ में आता कौन क्या करता है, लेकिन गंदे गंदे करते हैं कि अपनी औकात देखिए। अरे मुझे औकात, मैं तो पहले उनको पिता तुल्य मान चुका, मुझे मेरी क्या औकात, मैं तो उनके शरणागत पहले। इस तरह नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, समाज में समझना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या है, देखिए हर एक इंसान वैसा नहीं होता है, लोग का धारणाएं रहती हैं। अब कुछ नहीं बचा तो कुछ तो बोलेंगे, समाज है। अच्छा, इन सब चीजों से राम कथा के बाद आपकी दिनचर्या बड़ी व्यस्त रही होगी, परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? समस्याएं अभी काफी ज्यादा, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे भी आता हूँ, जैसे प्रयागराज एयरपोर्ट आया तो घर पे आया नहीं आया, समाज में निकल गया। ये तो आज यहाँ पे आप आए हैं और लोग आने वाले हैं इसलिए हूँ, नहीं तो फिर निकल जाता हूँ रात 12 बजे 1 बजे आना, और लोग इंतजार करते रहते हैं भाव से। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं, संभल कर रहिएगा, अगर अखिलेश यादव से मिल रहे हैं तो योगी जी नाराज न हो जाए। अरे कुछ नहीं, ये केवल चर्चाएं हैं सामाजिक। चाय की दुकान, पान की दुकान पे जहाँ एक पान खाया, सारी चर्चाएं खुल जाती हैं। और लोग आपसे सवाल पूछ लेते हैं, सवाल लोग, उसको मैं कितना भी सत्य बोलूं उसको नहीं मानेंगे। अब एक झूठ ही सारे सत्य, उनके सूत्र ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, सूत्र ज्यादा भरोसेमंद रहते हैं।
हो सकता है जैसे राम कथा में अचानक आपने राम कथा का आयोजन लोगों के दिमाग में आया, तो हो सकता है इसी तरह 27 आने वाला है तो अचानक धमाका हो आनंद पांडे। ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि आनंद पांडे मैनेजमेंट के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जितना चल रहा है सब पीआर, सब पेड पैसे हैं। अब आप बताइए, आपको मैंने कितना पैसा दिया है, आपको मैंने कितनी बार बुलाया है? आप पैसे की बात कर रहे हैं, पेट्रोल भी हमने अपनी जेब से लगाया, बल्कि हम आपके यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं जी अपनी जेब से खर्च किया। तो अब अभी लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि सब पेड चलवा रहे हैं, सबको पैसा दे के आनंद पांडे ने खरीद लिया है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप भी खरीद के देखो, कोई आता है, दिखता है कोई? हाँ बिल्कुल, भाई खरीद के देखो एक बार। या कुछ ऐसा कार्य करिए। अब खरीद भी लोगे तो लोगों के प्रेम भाव, स्नेह, जो इज्जत सम्मान, उसको कहाँ से खरीदोगे? उसको कहाँ से लाएंगे? भाई एक आध दो लोगों को खरीद के चलवा भी दिया है, देखो 150 देखे लोग, नहीं देखे, बस वही रहता है। लेकिन लोगों की धारणा रहती है, अब तो आदत सी हो गई है सुनने की। अच्छा, भविष्य में योजना क्या है आपकी? क्या करना चाहेंगे समाज के लिए, अपने लिए, और किस तरह से? भविष्य का योजना अभी है, सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार मेला, इसको लगभग अभी ये है कि हर घर में देना है, स्टार्ट करके साल भर के अंदर करने वाले हैं। इच्छुक है तो हर घर में एक रोजगार होना चाहिए, छोटा से लेके बड़ा तक, जैसे मेरे माध्यम से। उसके बाद मैं डेयरी फार्म की भी प्लानिंग चल रही है, उसमें 1 या 2 साल जाएगा तो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ा डेयरी फार्म रहेगा। कहाँ पे? कहीं भी, अपने प्रतापगढ़ के क्षेत्र में कहीं भी रहे। उसमें क्या है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो काम नहीं जा पाते यहाँ वहाँ, तो वहाँ पे आके काम रोजगार कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम आ रहा है, जो गरीब है हमारे यहाँ पे, गरीब तो सभी हैं वैसे बोला जाए, सभी गरीब, आप तो अमीर को भी बोलोगे तो भी बोलेगा गरीब ही हूँ। तो जो एक्सरे हुआ, सिटी स्कैन हुआ, जो 700, 800, 900 रुपए ले लेते हैं, तो हम इसको एक पूरा करेंगे कि खर्चा भर का ही है, जिसमें डॉक्टर का खर्चा, लाइट का खर्चा, हॉस्पिटल खर्चा 200-300 रुपये माइनर खर्चे आए, एक उसको करने वाला हूँ। कहाँ पे करेंगे? ये 2-3 जगह रहेगा, प्रतापगढ़, कुंडा, जो जो बड़े बड़े पॉइंट हैं जहाँ पे हॉस्पिटल का पॉइंट है, वहां पे रहेगा। वहां पे नाम दिया जाएगा भैया कि यहाँ पे ऐसा है कि जो कि 200 है तो 200 रुपए के नीचे 199 उसका खर्चा है, अब 1 रुपए उसकी वो खर्चा वर्चा लेके, मतलब उसे एक्स्ट्रा आनंद पांडे के जेब में कुछ आने वाला नहीं, उसमें मैंने लेने वाला नहीं। उसके साथ साथ अपने युवा भाइयों के लिए, जो अभी जैसे 10वीं 12वीं होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक एकेडमी करना है। जैसे एकेडमी, जैसे एक इंदौर में एक एकेडमी चलती है, उस टाइप के एक एकेडमी करवाना है यहाँ पे, जिसमें पुलिस का, सीआरपीएफ का रिटर्न तैयारी करा के अब उनकी योग्यता के अनुसार उनका माइंड। अच्छा, चार्ज क्या रहे? फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, या चार्ज माइनर रहेगा? क्योंकि देखिए, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो वो लोग पढ़ेंगे, जब तक सनातन धर्म से जब तक गुरु दक्षिणा नहीं है कोई मतलब ही नहीं। हाँ, इतना कि हर आदमी वहन कर सके। अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो उसको हम करेंगे, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी तरफ से पैसा वहां पे डाल रहे हैं। इसमें क्या होगा, उनको पता चलेगा कि कहाँ पे हैं, तुझे क्या करना है, और उनको उसी तरीके से तैयार किया जाए, उनको ही नहीं। अब जैसे हमारे पास जैसे वैश्य समाज के लोग हैं, किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए देखिए बहुत सी योजनाएं आती, नहीं पहुंच पाता है, बीच के ब्रोकर खा जाते हैं। फिर हम एक ऐसे जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं आएंगी उसको सब पूरा रीड करेंगे, रीड करने के बाद उनको तक पहुंचाना है। खेती कैसा होता है, खाद के विषय में कैसा है, यहाँ पे क्या, किस टाइम पे क्या डालना, वो निःशुल्क हमारे साइड से भी रहेगा, माइनर चीजें उसमें रहेंगी। मतलब ये सारी चीजों का प्लानिंग चल रहा है, 2-3 साल 4 साल, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है इसमें कि आनंद पांडे लाके करोड़ रुपए डाल दे रहे हैं, कुछ नहीं। आपको ही करना है, जहां आपको 1000 रुपए देना, वहां पे आपको 20 रुपए 100 रुपए में काम हो रहा है, उनको भी आराम मिलेगा, उनको भी आराम मिलेगा। अच्छा, कथा अब कब होगी? आप अभी प्लानिंग जो है 2028 करवा चौथ के अगले दिन से, शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी की, ये तो 90% फाइनल हो चुका है। और इसके मुख्य कर्ता धर्ता जो करवा के सब कर रहे हैं सतुआ बाबा जी हैं, अभी उनके ही माध्यम से हर चीज बात। सतुआ बाबा तो योगी जी के बहुत खास हैं। अब संत महात्मा है, हमारी भी बहुत खास है, मैं तो उनका भी बच्चा जैसे हूँ। तो या माता जी वगैरह घर में सब बोलती हैं कि अभी अवस्था भी हो गई है, तो श्रीमद् भागवत कथा अगर होगी तो इंद्रेश उपाध्याय जी से होगी। ये कब? 2028 में जी, 28-29 क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप सब सनातन धर्म और अपने कार्य के प्रति, कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने समाज के प्रति, खड़े होइए, सजग रहिए। और जो
मेरे मेरे लिए जो भ्रांतियां फैलाई कहीं कहीं जाती है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए और सत्यता पे थोड़ा आइए, क्योंकि सत्यता पे आना बहुत जरूरी है। और आप सबका प्यार इसमें ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर। जय जय। ये थी छोटी सी बातचीत आनंद पांडे जी के साथ, लेकिन हम आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि एक व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम नेगेटिव कमेंट कर मनोबल ना गिराइए। जिस तरह की योजना की चर्चा इन्होंने की, यदि ये योजनाएं जमीन पर लागू हो गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों को फायदा पहुंचेगा। जहां आज पार्टियां सत्ता में आने के लिए तमाम बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जब सत्ता में पहुंचती हैं तो वादे से मुकर जाती हैं। आनंद पांडे ने बीड़ा उठाया है समाज के हित के लिए, तो इनका आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप इनको पीछे मत खींचिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।